ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। At a Yes, surface, sir. at a, Yes, sir. at a surface of charged conductor, electrostatic field must be normal to the surface at every point. इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई एक चार्ज कंडक्टर है हमारे पास, ये एक चार्ज कंडक्टर है, इस पे चार्ज है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होती है, ऐसे इंक्लाइन नहीं होती है, नॉर्मल होती है सरफेस से। अब इसका कारण क्या है, वाई, ये क्यों होता है बताते हैं बच्चे, इसका कारण बताते हैं। जैसे मान लो कोई कहे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड क्यों नहीं होती, मान लो इंक्लाइंड है, तिरछी है, तिरछी होगी तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, तो एक कंपोनेंट जो होगा, एक कंपोनेंट जो होगा वो क्या करेगा, दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब करेगा और उस पर फोर्स लगाने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हर एक चार्ज एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, हर चार्ज एक अपने अपने से मतलब रखता है। तो सभी की फील्ड जो सरफेस पे होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री बनाती हैं, क्योंकि इंक्लाइंड होंगी तो कुछ कंपोनेंट होगा, उसको रिजॉल्व कर दोगे, रिजॉल्व करोगे तो एक दो कंपोनेंट निकलेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मान लो थीटा हो गया, तो ई कॉस थीटा हो गया, एक हो गया, और एक ई साइन थीटा हो गया। तो जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट होगा वो बेसिकली डिस्टर्ब करेगा दूसरे चार्ज को, बगल वाले चार्ज को डिस्टर्ब करेगा। तो इससे चार्ज में मूवमेंट चालू हो जाएगा। स्टैटिक कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चार्ज स्टैटिक में रहते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, ये ऊपर ऊपर से पॉइंट है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है यार। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, जैसे ही आपने चार्ज दिया अंदर, तो सब जो चार्ज होगा वो रिपेल हो जाएगा, रिपेल होकर सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। इससे क्या होगा, कंडक्टर का जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सारा सरफेस पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम सेपरेशन बनाने की कोशिश करता है। सारा चार्ज रिपेल होके मैक्सिमम सेपरेशन बनाएगा तो सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस ऑफ कंडक्टर पे आ जाएगा, इस तरीके से। उसका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैव सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। ये अब इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन चालू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, तो अंदर थ्रू आउट पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है। और कितना रहता है बता देते हैं बच्चों। देखो जैसे सबसे पहले हमने एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल पढ़ा था। एक सिंगल चार्ज होता है, अगर एक हमारे पास क्यू चार्ज है और उससे दूरी पे कोई पॉइंट पी है यहाँ पर, तो उससे दूरी पे जो कोई पॉइंट पी होगा उस पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर होगा। किसी क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाय आर। अगर कोई एक स्फीयर है हमारा, कोई एक स्फीयर है ऐसा, ठीक है, अगर उसका रेडियस आर है तो उसके अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। और अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड जो पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे वो के क्यू बाय रेडियस होगा। इसमें क्यू क्या है, सरफेस पे जो चार्ज है वो चार्ज है, और आर उसका जो रेडियस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अंदर कोई भी पॉइंट पे सेम होगा, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी, इनसाइड पॉइंट है, क्या ए बी पे सेम होगा, सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। क्यों, अब क्वेश्चन आता है वाई, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम क्यों होगा। तो इसका आंसर दिया जाता है बच्चों, देखो इसका आंसर यहाँ आता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मैंने आपको बताया था। क्यों होती है, क्योंकि अगर एक कंडक्टर पे चार्ज है तो हर, जैसे एक कंडक्टर है इसके ऊपर चार्ज है, तो कंडक्टर के ऊपर हर एलिमेंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे इस एलिमेंट की वजह से फील्ड इधर होगी, 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 तो सब एलिमेंट की फील्ड कैंसिल हो जाती है और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर। ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ पर जीरो पुट कर देते हैं। अगर जीरो पुट कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ बच्चे, बोलो भाई बोलो। Yes, sir.
अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि ये आपके सामने स्क्रीन है, ये खाली खाली रीजन है, यहाँ कोई दूर दूर तक चार्ज नहीं रखा हुआ, नो चार्ज, ठीक है, दूर दूर तक कोई चार्ज नहीं रखा हुआ। अगर यहाँ दूर दूर तक कोई चार्ज नहीं रखा तो यहाँ कोई फील्ड नहीं है, तो कोई फील्ड नहीं है तो स्पेस में, इस स्पेस में आप चाहे कोई भी रैंडम पॉइंट कंसिडर कर लो, कोई पॉइंट ए ले लो, कोई बी ले लो, कोई सी ले लो, तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये समझे या नहीं समझे? कोई फील्ड ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, हर पॉइंट सेम सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। अब देखो जैसे बच्चे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लो ये एक प्लैनेट है, ठीक है, तो ये बताना किस पॉइंट पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर बॉडी ए पॉइंट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, या बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, आमतौर पे MGH जो लगाते हैं हम लोग। आप कहोगे हाइट ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, सर पोटेंशियल एनर्जी बी पे ज़्यादा होगी ए से। बट मान लो मैं कहता हूँ जो ग्रेविटी है ही नहीं, प्लैनेट तो है बट उसका ग्रेविटेशन फोर्स ही नहीं लग रहा, मान लो लेटेस्ट टेक सर ये तो होगी, ग्रेविटेशन फोर्स गायब हो जाए उसका, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ए और बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसे मान लो हमें कोई कहे कि हम अभी बैठे हुए रूम में, ग्रेविटेशन फोर्स खत्म हो जाता है तो हम लोग फ्लोट करने लग जाएंगे, फ्लोट करने लग जाएंगे तो क्या हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गिरेंगे? नहीं गिरेंगे, हम वहीं पे रहेंगे, हमारी कोई पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट क्या होगा? तो इसी तरीके से बच्चे अगर कोई फील्ड ही नहीं होती, इफ देयर इज नो फील्ड देन पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या रहेगा, हर पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये सेम सरकमस्टांस है, जैसे मान लो हम कहें, मैंने आपको बताया कि अभी अर्थ, अभी अब हमने कहा कि इस टाइम अर्थ पे ग्रेविटेशन फील्ड गायब हो जाए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम आपको बात बता रहे हैं ग्रेविटेशन फील्ड की, अगर ग्रेविटेशन फील्ड गायब कर दें तो उस केस में ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग नहीं होगी, तो फर्क ही नहीं होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये आपको लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? बोलो बच्चे, आ गया सर। समझे अच्छे? तो जैसे मान लो अगर ग्रेविटी यस गायब हो जाए तो क्या कोई ऊपर से नीचे चीज गिरेगी अपने आप? नो सर, नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि भाई कोई फील्ड ही कोई नहीं है। फोर्स नहीं होगा खींचने के लिए। हाँ देखो अच्छे, कभी भी हम एक चीज का ध्यान रखते हैं, फील्ड के साथ ही फोर्स होता है, अगर फील्ड है फोर्स है तो ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर कोई फील्ड ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पे एसोसिएटेड है। खैर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा अंडर थ्रू आउट। और फिर क्या होगा बच्चे, तो दो केस हो गए, एक तो हो गया इनसाइड स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर, और आउटसाइड कंडक्टिंग स्फेयर। ये ध्यान रखना बच्चों, ये कंडक्टिंग स्फेयर के लिए है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए फॉर्मूला यूज नहीं होता, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए डिफरेंट फॉर्मूला यूज होता है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स पढ़ रहे हैं, कंडक्टर वो जो मेटल होते हैं। तो इनसाइड में जैसे मान लो हमारा एक कंडक्टिंग स्फेयर है, इसका रेडियस r है, इस पे चार्ज q है, तो इनसाइड और सरफेस पे, इनसाइड और सरफेस पे कोई भी आप एक पॉइंट कंसिडर कर लो, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर के बराबर होगा, इसमें आर क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। और आउटसाइड की अगर हम बात करें तो आउटसाइड आप कोई पॉइंट ले लो, जैसे तो आउटसाइड में हम रेडियस नहीं लेंगे, आउटसाइड में पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय सेपरेशन ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर, हाँ सेपरेशन ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर। समझे या नहीं? बोलो बच्चे। समझ गए सर। चलो बच्चे, अगर समझ ही गए मैं, पर हाँ बोलो बच्चे, बोलो बोलो। चार्ज तो सरफेस पे है, तो अंदर पॉइंट से कैसे डिस्टेंस लेंगे? चार्ज सरफेस पे, बट देखो बच्चे होता क्या है, हम आपको बता देते हैं। जब कभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो भले ही चार्ज सरफेस पे होता है, बट सारे डिस्टेंस को सेंटर से ही लिया जाता है, क्योंकि सरफेस पे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है, ऐसे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब भी हम लोग स्फीयर से बाहर होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि चार्ज सरफेस पे नहीं है, चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो सारे डिस्टेंस को हम सर सेंटर से लेते हैं। हाँ बोलो बच्चे, बोलो।
सर इसको ऐसे तो नहीं मानना कि मतलब ये डिस्टेंस आर बहुत बड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट में वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो सेंटर पे वो करेंगे हम अज्यूम। नहीं अच्छे, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ, स्फीयर से बाहर स्फीयर को पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम किया जाता है। अगर स्फीयर से बाहर हैं हम लोग तो स्फीयर को हम पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम करते हैं। स्फीयर के अंदर स्फीयर को पॉइंट चार्ज की तरह नहीं एज्यूम किया जाता है। डिस्टेंस कम ज्यादा हो तो भी इतने मायने नहीं है, ऑल्दो यहाँ पर इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे इस बात को अच्छे? देखो, अब देखो अच्छे, अब जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये हमारा एक स्फीयर है और इसका रेडियस है 2 मीटर और इस पे चार्ज है 20 कूलम। 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, वहाँ पर आपको पोटेंशियल बताना है। एक पॉइंट है 1 मीटर ए पॉइंट पे, सेंटर से ए दूरी पे, जो कि सेंटर से 1 मीटर पे है। दूसरा पॉइंट बी पॉइंट है जो कि 5 मीटर की दूरी पे है। तो पोटेंशियल बताना है वी ए एंड वी बी। बताओ अच्छा जल्दी से करो। पहला है 1.8 इंटू 10⁻⁹। दूसरा बच्चे दूसरा है सर बोलो। नहीं सॉरी सर सॉरी, पहला है 10⁻⁹। करें बच्चों, करें? यस सर। चलो अच्छा करते हैं, इसे करते हैं। देखो भाई, पहले के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा और दूसरे के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई बच्चा बताएगा आप में से? ऋषभ, ऋषभ है नहीं है? ऋषभ, ऋषभ बताओ भाई, क्या लगाएंगे फॉर्मूला बताओ। शिवांश बताओ भाई, क्या फॉर्मूला लगाएंगे पहले दूसरे के, पहले के लिए और दूसरे के लिए? तो पहले के लिए इनसाइड वाला लगाएंगे और दूसरे के लिए आउटसाइड वाला। आउटसाइड। चलो अच्छा लगाते हैं। तो इनसाइड वाले फॉर्मूले में पहले के लिए जैसे पहला करना है तो पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। के हो जाएगा 9 × 10⁹, चार्ज हो जाएगा 20 कूलम, और डिस्टेंस क्या लेंगे, 1 मीटर लेंगे। क्या डिस्टेंस 1 मीटर लेंगे? नीचे अपॉन में क्या लेंगे, 1 मीटर लेंगे? 2 मीटर लेंगे। क्यों? क्यों? इनसाइड, इनसाइड में रेडियस ही लेते हैं, समझो बच्चे। इनसाइड में क्या लेते हैं, रेडियस ही लेते हैं। डिस्टेंस मैटर नहीं करता कुछ भी। 1 मीटर, अगर मान लो 1 मीटर हो, 1.5 मीटर हो, 1.25 मीटर हो, कोई भी हो, है तो अंदर ही ना, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही रहता है, तो ये मैटर नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग 2 ही लेते हैं, रेडियस के बराबर लेते हैं, और ये हो जाएगा 90 × 10⁹ वोल्ट। और आउटसाइड में क्या हो जाएगा हमारा, आउटसाइड में तो नॉर्मल सेपरेशन लेते हैं जितना सेपरेशन है। तो आउटसाइड के लिए जब हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो पूरा डिस्टेंस लेंगे, जैसे 5 मीटर ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा। समझे बच्चों या नहीं समझे, बोलो। यस सर। आगे बढ़े बच्चों। तो देखो बच्चों, सर हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलो बच्चों। सर सर आपने सर अगर 2 मीटर लेंगे तो सर वो सरफेस का नहीं आ जाएगा पोटेंशियल? देखो बच्चों, हम आपको बताते हैं, जो स्फेयर होता है उसका पोटेंशियल सरफेस और अंदर सब सेम ही होता है। जैसे ये है, अगर हमारा कोई पॉइंट है जो सरफेस पे है, ये यही तो खास बात है। जैसे एक पॉइंट है ए, सरफेस पे, सरफेस पे अगर पोटेंशियल ए वी होता है तो अंदर भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही होता है। बी पॉइंट पे भी वी होगा, सी पॉइंट पे भी वी होगा। एक स्फीयर में सरफेस से लेके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होता है,
हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कितना रहेगा, के क्यू बाय आर। जैसे मान लो अगर आप अंदर से बाहर निकलना चालू करो, पोटेंशियल का ग्राफ अगर देखें हम, तो एक ऐसा सा ग्राफ बनता है बच्चों। जैसे मान लो इफ वी आर मूविंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ स्फीयर टू आउटसाइड, अंदर से बाहर चलें तो ऐसा ग्राफ बनता है। अंदर से बाहर तक पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहता है सरफेस तक। सरफेस के बाद जो पोटेंशियल है वो वेरी करने लग जाता है ऐसे। इसका ग्राफ है बच्चों, नोट्स में दिया हुआ है, इधर देखो दिखा देते हैं हम आपको। सर सेंटर पे क्या होगा फिर? सेंटर पे वही रहेगा जो सरफेस पे रहेगा, जो सरफेस पे रहेगा वही अंदर हर पॉइंट पे रहेगा। सेंटर हो चाहे जो भी हो, जितना सरफेस पे होगा, देखो ये आपके सामने ही है, एक रिलेशन है नोट्स में ही है। तो ये ग्राफ से दे रखा है, दिखा रखा है। ये इनसाइड में हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा, जितना सरफेस पे होगा उतना हर पॉइंट पे सेम रहेगा। आउटसाइड में डिफरेंट होगा, क्योंकि अंदर फील्ड नहीं होती है ना बच्चों। देखो पोटेंशियल कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अंदर कोई फील्ड नहीं होती है। अगर कोई फील्ड नहीं होगी तो पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा। अब लॉजिक इसके पीछे यही तो है, मैंने आपको बताया तो सही। अगर हम यहाँ रूम में बैठे हुए हैं, अर्थ पे बैठे हुए हैं, अर्थ पे ग्रेविटेशन फील्ड ना हो, अगर फील्ड ही नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी मतलब कांस्टेंट होगी। हर जगह पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई या कांस्टेंट हो गई, एक तरीके से समझो। समझे या नहीं समझे, बोलो बच्चे। सर सर समझ गया। तो यही है, अगर कोई फील्ड नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप किस हाइट पे हो, या ऊपर हो या नीचे हो, क्योंकि आप पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज का, फील्ड के फोर्स का। तो ये बच्चों आ जाता है। अब इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आगे के लॉजिक सीखते हैं, आगे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो स्फीयर के बारे में हमने जाना। अब स्फीयर से एसोसिएटेड काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती है बच्चों यहाँ पर हम लोगों को। जैसे क्या क्या चीज़ें जानने को मिलती है, पहले तो अब ये बताना है आपको। मान लो बच्चों दो स्फीयर्स हैं हमारे पास, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है, एक का रेडियस A है, एक का रेडियस B है, इनर शेल है और एक आउटर शेल है, एन आउटर। ठीक है अच्छे। तो इनर शेल पे पोटेंशियल खुद की वजह से भी होगा और बाहर की वजह से भी होगा, और आउटर शेल पे भी जैसे पोटेंशियल निकालेंगे तो खुद की वजह से भी होगा और बाहर की वजह से भी होगा। तो इनर शेल पे नेट पोटेंशियल और आउटर शेल पे नेट पोटेंशियल बताओ बच्चे, कितना कितना होगा आउटर शेल के सरफेस पे और इनर शेल के सरफेस पे। जैसे सरफेस मतलब कि जैसे ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, P पॉइंट और Q पॉइंट। P पॉइंट मतलब इनर शेल का सरफेस और Q पॉइंट मतलब कि आउटर शेल का सरफेस। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? सर बोलो 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 बच्चे बोलो। ये जो P पॉइंट पे इसमें तो दोनों की वजह से होगा ना, Q2 और Q1 दोनों की वजह से लेंगे ना। देखो बच्चे दोनों ही पॉइंट पे दोनों की वजह से होगा, दोनों ही पॉइंट पे, अंदर वाले पे भी दोनों की वजह से होगा, बाहर वाले पे भी दोनों की वजह से ही होगा। सर इसके अंदर इनर और आउटसाइड वाला कंसेप्ट लगेगा ना पी पर? हाँ अच्छा। तो सर तो उसका होगा के Q1 बाय ए प्लस के कैपिटल Q बाय Q2 बाय बी। चलो अच्छे देखते हैं, बाकी सबका हो गया। यस सर हो गया। सर आउटर वाले में दोनों इनसाइड और केस होगा। देखो इनर वाले में सबसे पहले क्या होगा, खुद की वजह से क्या होगा, के Q1 बाय ए, ठीक है, खुद की वजह से। और बाहर वाले की वजह से क्या होगा, के Q2 बाय बी। बट इनर वाले में ध्यान रखना, इनर वाले में जो हमने दोनों ही फॉर्मूले यूज किए हैं वो इनसाइड वाले फॉर्मूले या सरफेस वाले यूज किए, क्योंकि पी पॉइंट के सरफेस पे निकालना है तो जब इनर वाले के सरफेस पे निकालना है तो इनर वाले के लिए सरफेस और इनर इनसाइड वाला फॉर्मूला यूज किया। और बाहर वाले के अंदर पड़ रहा है पी पॉइंट जो है वो बाहर वाले के इनसाइड ही है, तो दोनों में के लिए ही दोनों का जो पोटेंशियल होगा इनसाइड वाले फॉर्मूला यूज किया। बट अगर आप बाहर वाले स्फीयर पे निकालते हो अंदर वाले की वजह से, जैसे अब आउटर पे निकालना है इनर अंदर वाले की वजह से, तो यहाँ अपॉन में क्या होगा,
कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? के क्यू वन बाई क्या होगा बच्चे बोलो, मैं दोबारा से ये रिपीट। होगा ना सर, के Q1 बाय बी बी, और ये क्या होगा के क्यू टू बाय बी बी। देखो बच्चे यहाँ क्या हुआ, अगर आपको बाहर वाले शेल पे नेट पोटेंशियल निकालना है तो बाहर वाले शेल पे खुद की वजह से तो पोटेंशियल आप लोगे, वो तो ये हो जाएगा के क्यू टू बाई बी, और जो अंदर वाले की वजह से लोगे तो अंदर वाले के लिए फिर वो आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि अब जो क्यू पॉइंट है वो अंदर वाले के इनसाइड नहीं है, अंदर वाले की वजह से जो पोटेंशियल है बाहर वाले पे आउटसाइड का फॉर्मूला होगा। तो आउटसाइड में हम लोग रेडियस नहीं लेते, हमने देखो अंदर वाले की वजह से जो पोटेंशियल लिया बाहर वाले पे उसमें हमने रेडियस नहीं लिया अंदर वाले का, हमने क्या लिया, दूरी ली, दूरी ली उस पॉइंट की, क्यू पॉइंट की दूरी सेंटर से कितनी हो जाएगी, बी के बराबर हो जाएगी। ये समझे या नहीं समझे, बोलो बच्चे बोलो, बोलो भाई। यस समझ गए सर, सर। समझ गए। चलो देखते हैं कितना समझे हो, थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे 2-4 मिनट बाद तो समझ में आएगा। चलो अब देखो बच्चों थोड़ा सा हम चार्ज शेयरिंग के बारे में बताते हैं। हम यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट आएगा चार्ज शेयरिंग का। चार्ज शेयरिंग क्या होती है बच्चों, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था कि दो आइडेंटिकल स्पेयर्स अगर होते हैं, अगर उसमें कनेक्ट कर लो, जैसे मान लो एक पे क्यू चार्ज है एक पे जीरो चार्ज है, आपने कनेक्ट कर लिया ऐसे, तो चार्ज शेयरिंग तब तक होती रहेगी जब तक दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब हाफ हाफ ना हो जाए। बट वो तभी पॉसिबल होता है जब दोनों ही स्फीयर आइडेंटिकल हो। अगर अनआइडेंटिकल स्फीयर होते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अनआइडेंटिकल स्फीयर हो तो दोनों पे जो चार्ज का अमाउंट होगा वो अलग अलग ही रहेगा। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये, मान लो एक जार है और बीच में एक पार्टीशन है, एक में सर पानी एक बार ऊपर बताना हाँ अच्छा मैं दोबारा रिपीट करता वाला हूँ, वो। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट करता हूँ। अच्छा मान लो ये बताओ, पहले ये बताना मुझे, ये इसमें नीचे गेट है, अगर गेट खोलेंगे तो क्या होगा, ये नीचे वाला गेट खोल देंगे तो क्या होगा, ये ए साइड है ये बी साइड है, गेट खोल देंगे नीचे वाला तो क्या होगा, सर एक दोनों साइड तरफ में से पानी इक्वल निकलेगा अमाउंट ना। में पानी आएगा। ए से बी की तरफ पानी फ्लो करेगा, कब तक करता रहेगा फ्लो, तब तक सेम हाइट में जाएगी दोनों की। जब तक दोनों का सेम हाइट सेम पोटेंशियल ना हो जाए, मतलब जब तक सेम पोटेंशियल हो जाएगा तब फ्लो करना अपने आप ही क्या हो जाएगा, बंद कर जाएगा, जब तक सेम पोटेंशियल ना हो जाए। चीजें फ्लो तब तक करती हैं जब इक्वल ना हो जाए, आमतौर पे सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट होता है, सेम पोटेंशियल ना हो जाए तब तक फ्लो करता रहेगा ये। तो अब देखो बच्चे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था और हमने आइडेंटिकल स्फीयर लिए थे, मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम रेडियस वाले स्फीयर लिए थे, तो अगर एक पे क्यू चार्ज था और एक पे जीरो चार्ज था, तो जब दोनों को कनेक्ट किया दोनों में चार्ज शेयरिंग हुआ और बाद में दोनों पे इक्वल इक्वल चार्ज आ गया, ये बताया था। बट अगर स्फीयर्स आइडेंटिकल ना हो, अनआइडेंटिकल हो, उनके रेडियस सेम ना हो, तो चार्ज शेयरिंग के बाद दोनों पे इक्वल इक्वल चार्ज नहीं होता, अनइक्वल चार्ज रहता है। तो कितना चार्ज रहता है अनइक्वल कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग बताते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, हमारे पास एक दो स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस आर है और एक का रेडियस 2r है, ठीक है। इस पे जीरो चार्ज है और इस पे चार्ज है 12 कूलम। तो अब इसको हम अगर कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर दिया, क्या दोनों पे 6-6 कूलम चार्ज आ जाएगा या नहीं, 6-6 नहीं होगा, कुछ और होगा, सर कुछ और होगा, क्योंकि आइडेंटिकल थोड़ी ना है सर। आइडेंटिकल नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, ये इनिशियल कंडीशन है, दो कंडीशन मान के चलते हैं, एक इनिशियल जिसमें कनेक्ट कर रहे हैं जस्ट, अभी चार्ज फ्लो नहीं हुआ है, और एक कंडीशन हम मानेंगे फाइनल कंडीशन। तो फाइनल कंडीशन क्या होगी, मान लो ये फाइनल कंडीशन आ गई, चार्ज शेयरिंग हो गई, चार्ज शेयरिंग होने के बाद जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस आर है उस पे चार्ज आ गया है Q1, और जिसका रेडियस R2 है 2r है उस पे चार्ज आ गया Q2। ये कंडीशन हो गई फाइनल। अब चार्ज शेयरिंग हो गई मान लो, तो यहाँ पर बच्चों दो फॉर्मूले लगाते हैं, इक्वेशन लगाते हैं। पहले लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
पहले लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। जैसे मान लो हम इसे 12 कूलम नहीं लिखते, मैं इसको क्यू बोल देता हूँ, लेटेस्ट क्या बोल देता हूँ? क्यू, या फिर 12 कूलम भी ले लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। चलो क्यू ले लेते हैं, आपको सॉल्व करने को दे देंगे बाद में। तो इनिशियल टोटल चार्ज कितना हुआ? क्यू प्लस 0, और फाइनल टोटल चार्ज कितना हुआ? Q1 प्लस Q2। ये आप समझे बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? जितना चार्ज टोटल पहले होगा, जितना चार्ज टोटल पहले होगा उतना चार्ज टोटल बाद में होगा। पहले चार्ज कितना है? Q प्लस 0। हमने 12 कूलम अभी नहीं लिया है, 12 को हमने Q मान लिया फिलहाल, क्योंकि 12 की जगह कुछ भी हो सकता है। तो एक पे Q है और एक पे 0 है, तो टोटल कितना हो गया? Q प्लस 0, और इस पे क्या हो गया? Q1 हो गया, और इस पे क्या हो गया? Q2 हो गया। तो एक इक्वेशन बन गई बच्चों, एक इक्वेशन बन गई। कौन से बेसिस पे? चार्ज कंजर्वेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन भी आती है यहाँ पर बच्चों, क्योंकि कभी भी दो इक्वेशन से काम नहीं चल सकता है। दूसरी इक्वेशन पोटेंशियल की आती है। पोटेंशियल की इक्वेशन क्या होती है कि जब तक पोटेंशियल सेम ना हो तब तक चार्ज शेयरिंग होगा। कुछ देर बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, जैसे इस कंडीशन में, फाइनल कंडीशन में। फाइनल कंडीशन में ये दोनों ही जो स्फीयर हैं, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, सेम पोटेंशियल होगा दोनों का। तो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल क्या होगा? के Q1 बाय R1 इज इक्वल टू के Q2 बाय R2। इक्वेट करा देंगे बच्चों, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, और वो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। करो भाई, कर सकते हो इस क्वेश्चन को अब? सर हाँ बोलो बच्चे बोलो। सर पोटेंशियल कैसे सेम हो जाएगा सर? मतलब डिस्टेंस तो जो सेंटर से है, रेडियस उनका, वो तो सर अलग है ना? देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अगर आप देखो, दो हमारे स्फेयर्स हैं, मैट्रिक स्फेयर्स हैं, तो अब आप जैसे उनका पोटेंशियल लेने को आप कहोगे तो सर KQ/R होता है। ठीक है, ऐसा नॉर्मली कहते हैं, पोटेंशियल यही होता है। बट एक्चुअली क्या होता है, चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। अगर हम वायर से दो चीज को कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों में चार्ज इस तरीके से फ्लो कर देगा ताकि कुछ देर बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। जैसे हम पढ़ते हैं ना रूम का, हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते थे बच्चे? थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ते थे, जैसे मान लो हमारे पास दो कंटेनर है, ये 100 डिग्री सेल्सियस इसमें है, इसमें 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर इसमें हीट फ्लो होगी, एक से दूसरे में अगर हीट फ्लो होती है, क्या होगा बच्चे? कुछ देर बाद क्या होगा? बोलो, कब तक टेम्परेचर इनका इक्वल हो जाएगा। तब तक हीट फ्लो करती रहेगी जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक फ्लो करता रहेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए कैसे ना कैसे करके, तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। अभी मैं बताऊंगा अभी आपको बताऊंगा, चार्ज की वैल्यू पुट करोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम आ जाएगा। जैसे इसका अगर 10 वोल्ट आ गया तो इसका भी 10 वोल्ट आ जाएगा, ऐसे करके। समझे नहीं समझे? यस सर। एक काम करो बच्चे, इस क्वेश्चन को करो, और ये जो आपके सामने इस क्वेश्चन को करो, मैं थोड़ा सा इसको छोटे साइज में कर देता हूँ और ट्राई करो। मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ अच्छा, कोई नहीं, दोबारा चालू कर देंगे, मीटिंग खत्म होने में क्या दिक्कत है अच्छे। ठीक है, करो अच्छे क्वेश्चन को। सो 12 कॉलम ले करना है। 12 कूलम और एक को 0 लेंगे। फुल स्क्रीन कौन से बटन से होता था बच्चों, बताना? विंडोज F11। अच्छा, हाँ कर रहे हो? हो गया सर। कितना कितना आया? हो गया सर। सर Q2 8 आ रहा है और Q1 4 आ रहा है। 8 और 4। तुम्हारा भी अच्छा है। लॉकडाउन के बाद बच्चों ने पढ़ना ज्यादा चालू कर दिया है क्या भाई? ऐसा तो 11th क्लास में तो नहीं पढ़ते थे ऐसा।
खास वास हो गया क्या? अच्छा क्या सर? पढ़ना वढ़ना चालू कर दिया आप लोगों ने कुछ? अरे कहाँ सर? चलो अच्छे देखें। यार एस्केप कैसे होगा? हुआ बच्चों? करें? दूसरी मीटिंग कॉल में आते हैं। चलो दूसरी मीटिंग में आते हैं। तब तक करो इस ओके सर। क्वेश्चन, तब तक इस क्वेश्चन को करो। ओके सर।